शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ, मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जी हाँ, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपके सामने सबसे पहले स्लाइड में आया था कि आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि अप्रैल मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसके बाद में मैं पार्ट 2 और निकालूंगा, लेकिन ये पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। और होप सो आप सारे घरों में सेफ होंगे, अच्छे तरीके से होंगे और बहुत जल्दी जो है हम इस जो ये सिचुएशन चल रही है इससे बाहर निकलेंगे और बहुत जल्दी आपस में हम लोग मिलेंगे। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना और हर एक चीज को ऑब्जर्व करना। और ये जो वीडियो है ये एग्जाम आने वाले समय के अंदर जो एसबीआई का हमारा मेन एग्जाम होने वाला है, एसबीआई का जो एग्जाम होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का, यानी कि जूनियर असिस्टेंट का, उसके लिए ये करंट अफेयर या ये बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं न्यूज के ऊपर, देखते हैं पहली स्लाइड में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि एसबीआई जो क्लर्क का अपना एग्जाम है उसके अंदर महत्वपूर्ण यानी कि चीज़ें रहेगी, वही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जिसमें क्या है अप्रैल मंथ का ये पार्ट फर्स्ट है। इसके यानी कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो एक बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर एक पार्ट और आएगा, उसके बाद एक कॉर्पोरेट के ऊपर एक पार्ट आएगा, यानी कि 2 पार्ट और निकालने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि एक तरह से आपको प्रीमियम लाइव के ऊपर ये क्या है आपको शो हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली न्यूज की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि गवर्नमेंट टू इन्फ्यूज RS 14,500 करोड़ इन 4 PSBS, यानी कि कहने का मतलब हाल ही में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है कि 4 बैंक है। कौन कौन से हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद में है दूसरा कौन सा अपने इंडियन ओवरसीज बैंक है, और तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है यूको बैंक। इन चारों बैंकों को टोटल 14,500 करोड़ रुपीस का जो है यानी कि बॉन्ड के माध्यम से, क्या बॉन्ड के माध्यम से अगर हम बात करें तो जो है फंड इनको देना चाह रही है। क्योंकि ध्यान दीजिए अगर हम बात करें तो क्या है कि एक इंडिया के अंदर एक जैसा कि आपको सुनने में आया होगा कि 2021 के अंदर शुरू में बताया गया था कि 2 बैंक है जिनको प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन कोई यानी कि क्या है कि बैंक अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा पर्सन जिसने क्या नाम जाहिर किए थे, 4 बैंकों के नाम उन्होंने बताए थे, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं कह सकते कि वो प्राइवेटाइजेशन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इन बैंकों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। किसका शेयर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि ये बैंक जो है ये इनके पास फंड नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर देखें तो इनके पास अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी क्या है इनको किसी ना किसी जरिए से फंड देना चाह रही है। तो वो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड जो है वो हम जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? सरकारी बॉन्ड जारी करेंगे, जिसके माध्यम से हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 4800 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसको यानी कि क्या है 4100 करोड़, ठीक है, और इसी तरीके से 3000 करोड़ जो है बैंक ऑफ इंडिया को, और 2600 करोड़ रुपए जो है यूको बैंक को ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे लिए ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हाल ही में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक को 14,500 करोड़ रुपए दे रही है। तो याद रखना है 4 पब्लिक सेक्टर बैंक का कौन कौन से नाम याद रखना है, कितना फंड दे रही है टोटल वो याद रखना है, और हर एक बैंक को कितना फंड दिया जाएगा वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या है बेसिकली ध्यान में रखना है। होप सो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि ये रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिकैपिटलाइजेशन के माध्यम से ये फंड जो है वो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि क्या है ये बैंक थोड़े से इनके हालात सुधरे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या है ये बैंक भी अच्छे तरीके से काम करने लगे। इसलिए इनको क्या है ये फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किसके माध्यम से? तो याद रखना है सरकारी बॉन्ड जो है वो ये इशू करेंगे, और सरकारी बॉन्ड के माध्यम से जो फंड आएगा, ठीक है, वो यानी कि क्योंकि सरकारी बॉन्ड देखो आप भी खरीदोगे, मैं खरीदूंगा, हर कोई पर्सन खरीदना चाहता है। तो अगर वो बॉन्ड हम खरीदेंगे तो वो जो फंड आएगा वो सारा किनको 14,500 करोड़ रुपए इकट्ठे करके और इनको दिया जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपना हिस्सा रखती है हर एक बैंक के अंदर, तो ये हिस्से के हिसाब से ये फंड जो है वो इन्होंने देना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। हाल ही में अगर हम बात करें तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनका नाम है बीपी कानूनगो, क्या नाम है? बीपी कानूनगो, वो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 3 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया, आरबीआई डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो हैज रिटायर्ड ऑन 2 अप्रैल
2021 को ये जो है रिटायर्ड हो गए। जिसमें अगर हम बात करें, हिज टर्म एज डिप्टी गवर्नर स्टार्टेड इन अप्रैल 2017 फॉर ए 3-year टर्म एंडिंग 2 अप्रैल 2020 को होनी थी। देन हिज टर्म वाज एक्सटेंड, और अगर हम बात करें तो 1 साल इनकी क्या है, जो इनका कार्यकाल था वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था 2020 के अंदर। तो अगर हम बात करें तो यानी कि 2021 तक इनको रखा गया, 4 साल तक इन्होंने अपने कार्यकाल के कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो बीपी कानून को अगर रिटायरमेंट हो गए उसके बाद 3 डिप्टी गवर्नर बचे थे, जिनका नाम दिया गया है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव। जिसमें से अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक नए डिप्टी गवर्नर बना दिए गए, जैसा हमारे सामने नीचे लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड May 3, 2021 टी रविशंकर। किसको बनाया गया है, यानी कि 4th डिप्टी गवर्नर और वापस से बना दिए गए हैं, जिनका नाम हमारे सामने यहां पर दिया गया है टी रविशंकर, यानी कि वापस से 4 हो गए हैं। तो याद रखना है 4 डिप्टी गवर्नर है, महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है, राजेश्वर राव है, और चौथा अपने पास जो अभी हाल ही में बने हैं जिनका नाम हमारे सामने दिया गया है टी रविशंकर। ये क्या है, चौथे इसके डिप्टी गवर्नर है। होप सो इतनी बात सभी को समझ में आई। शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, और आरबीआई की इस समय गवर्नर कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे सामने जैसा लिखा हुआ है शक्तिकांत दास जो है वो गवर्नर है। ही टुक चार्ज इन दिसंबर 2018 के अंदर इन्होंने अपना चार्ज लिया था, और 3 साल के लिए क्या है, उर्जित पटेल के बाद 3 साल के लिए इन्होंने अगर हम बात करें तो कार्यभार जो है वो संभाला था। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसा कि अगर हम देखें नीचे जैसा लिखा हुआ है कि आरबीआई कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई कितने डिप्टी गवर्नर रख सकता है, 4 डिप्टी गवर्नर रख सकता है। आउट ऑफ 4 डिप्टी गवर्नर्स 2 आर यूजुअली चूजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के जो डायरेक्टर्स होते हैं, आरबीआई की जो बोर्ड होता है उसमें से 2 को चुना जाता है, और एक जो है वो नॉमिनेट करता है चेयरपर्सन ऑफ पीएसबी, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, और आगे लास्ट दिए गए 1 इज द इकोनॉमिस्ट, और एक होता है इकोनॉमिस्ट जो हमारे सामने है। बात समझ में आई सभी के। महेश कुमार जैन जो है वो यानी कि पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक के क्या है, डायरेक्टर रहे हुए हैं। ठीक है, ये जो टी रविशंकर है ये तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ही थे आरबीआई के, वहां से इनको क्या है चार्ज जो है वो दिया गया। तो याद रखना है टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई की तरफ से, एक होता है यानी कि चेयरपर्सन ऑफ पीएसबी, और एक है इकोनॉमिस्ट रहते हैं। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आरबीआई के बारे में बात करें तो कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब बच्चों को आरबीआई अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, एक्ट लगता है 1934, नेशनलाइजेशन किया गया था इसका 1949 के अंदर, और आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है तो सभी को मालूम है आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ठीक है, जब इसको शुरू किया गया था 1935 में, उस समय इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कलकत्ता के अंदर। ठीक है, और बाद में 1937 के अंदर क्या बना दिया था, मुंबई बना दिया था, और उसके बाद से देखें तो मुंबई ही इसका हेडक्वार्टर है। तो हम लोगों ने याद रखना है। ठीक है, आरबीआई जो है वो अगर हम बात करें तो जितने भी यानी कि इंडिया के अंदर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना है, ठीक है, बैंक्स का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, यानी कि हर तरह का काम जो है आरबीआई करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनी मार्केट को देखना इसका काम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, आरबीआई इंक्रीज डिपॉजिट लिमिट ऑफ पेमेंट बैंक्स फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आरबीआई जो है हाल ही में क्या है, इसने इंक्रीज कर दिया पेमेंट बैंक की जो लिमिट थी। पहले 1 लाख रुपए तक पेमेंट बैंक जो है वो डिपॉजिट ले सकता था, अब इसको कितना कर दिया, 2 लाख रुपए तक की लिमिट कर दिया। हमें मालूम है कि जब पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक खुले थे तो हर एक बैंक के लिए अलग अलग टर्म और कंडीशन निर्धारित करता है आरबीआई। इसी तरीके से ये नीच बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ये दोनों बैंक। कौन सी बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं, नीच बैंकिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके माध्यम से अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो डिपॉजिट लेने की एक लिमिट थी पेमेंट बैंकों की, अब आप अगर पेमेंट बैंक में जमा करवाने जाओगे तो मैक्सिमम वो आपसे कितना ले सकते थे, 1 लाख रुपए तक का ले सकते थे। अभी कितना ले सकते हैं, 2 लाख रुपए तक जमा हम करवा सकते हैं। आरबीआई हैज इंक्रीज डिपॉजिट लिमिट ऑफ पेमेंट बैंक्स फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख रुपीज कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सेट द करंट लिमिट ऑन द मैक्सिमम एंड ऑफ डे बाय 1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर इज बीइंग इंक्रीज बाय 2 लाख। यानी कि पहले एक कस्टमर के द्वारा क्या 1 लाख रुपीज तक हम जमा करवा सकते थे, लेकिन अब कितना करवा सकते हैं, 2 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। एज पर गाइडलाइन
For licensing of payment banks were allowed to hold a maximum balance 1 lakh per individual customer. These guidelines were issued on यानी कि 27 नवंबर 2014 को ये गाइडलाइन दी गई थी और अब अगर देखें 2 लाख कर दिया गया है. The payment banks can accept the deposit up to maximum 1 lakh from a customer. पहले की है ये पहले की बात कर रहे हैं. It is authorized to open both saving and current account ओपन कर सकता था. It can only issue ATM और डेबिट कार्ड in their customer, यानी कि क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं करता था. ठीक है. और इसी तरह RD FD जो है वो भी नहीं प्रोवाइड करवाता था. इट कैन नॉट प्रोवाइड लोन और लेंडिंग सर्विस टू कस्टमर, और ये लोन भी नहीं प्रोवाइड करवाता था अपने कस्टमर को. ये उसमें की बातें हैं. लेकिन अभी अगर देखें तो 1 लाख की जगह यहाँ पर हम कितना कर लेंगे, 1 लाख की जगह हो गया ये 2 लाख. टोटल पेमेंट बैंक की बात करें कितने हैं इस समय इंडिया के अंदर, कितने वर्क कर रहे हैं. ठीक है. तो 6 बैंक ही काम कर रहे हैं. जब लाइसेंस दिया गया था तो उस समय हुआ करते थे पेमेंट बैंक जो है वो 11 थे. 11 में से अब कितने रहे हैं, 6 बैंक ही रहे हैं. ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है. होप्सो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. क्या दिया गया है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बी प्रोवाइडेड 50,000 करोड़ बाय आरबीआई. आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपीस दिए हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को. पहले तो बात करते हैं कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, तो ध्यान दीजिए. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 4 है. एक आपका है नाबार्ड. ठीक, कौन सा है, नाबार्ड. एक आपका है सिडबी. ठीक, एक आपका है एग्जिम बैंक. ठीक, और एक आपका है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक. इसमें से इन तीनों को जो है ये फंड प्रोवाइड करवाया गया टोटल 50,000 करोड़ रुपए. याद रखना है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर कितने काम कर रहे हैं, तो 4 काम कर रहे हैं. ठीक है. इसमें से 3 को फंड है. नाबार्ड को जो दिया गया है, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी को दिया गया है. नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपीस दिए हैं, एनएसबी को 10,000 करोड़ दिए हैं और 15,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं किसको, तो सिडबी को दिए गए हैं. ये हम लोगों ने याद रखना है. ठीक है. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. दीज इंस्टीट्यूशंस assist in the proper allocation of resources and ensure the continued circulation of money in the economy. यानी कि ये मनी को एक तरह से सर्कुलेशन में रखते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये देखो नाबार्ड है तो क्या काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट का काम करता है. सिडबी जो है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करता है. एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट का काम करता है. एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है. तो हर तरह के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या इनको फंड जो है वो आरबीआई द्वारा दिया गया, ताकि क्या है लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, लोगों को सब्सिडी के माध्यम से, लोन के माध्यम से उनको फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए. नेशनल हाउसिंग बैंक वाज फाउंडेड इन जुलाई 1988. इट इज हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में थोड़ा सा दिया है तो ये एक बार देख लीजिए. बाकी नाबार्ड है, सिडबी है, एक्जिम बैंक है. अगर इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ना हो तो मेरे पहले वीडियो मैंने डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो इनके बारे में. और एप्लीकेशन के ऊपर तो मैं क्या है क्लासेस पर्टिकुलर ले ही रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की. अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक यानी कि इनरोल नहीं किया है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है बैंकिंग एकेडमी की, आप एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हो और वहां से क्या है आप देख सकते हो पूरा का पूरा, यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे तरीके से बच्चों को करवाया जा रहा है. बैंकिंग के साथ साथ मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हर तरह की क्लासेस जो है बैंकिंग एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है, तो वहां से आप देख सकते हो. चलिए बात करते हैं. एक्सिस बैंक बिकम को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी. एक्सिस बैंक जो है वो क्या है, को प्रमोटर बन गया है किसका, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का. ध्यान दीजिए. एक्सिस एंटरप्राइज हैज कलेक्टिवली एक्वायर्ड 12.99% स्टेक, यानी कि लगभग क्या है 13% शेयर जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का इसने खरीद लिया है. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड and its subsidiaries Axis Capital Limited and Axis Securities Limited are collectively called Axis Entities. यानी कि Axis Entities किसे कहते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर क्या है एक ग्रुप बनता है, उसको एंटिटीज कहा जाता है, जिसने क्या है 13% लगभग क्या है कि शेयर जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अपना ले लिया है. ठीक है. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने इसको अप्रूव किया है फरवरी 2021 के अंदर इस डील को. ठीक है. देखो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने का काम अगर इंडिया के अंदर कोई करता है तो वो कौन करता है, तो याद रखना है IRDAI जो है वो करता है. राइट.
इसी तरीके से एंड एक्सिस बैंक हैड फर्स्ट अनाउंस्ड देयर इंटेंट टू ब्रिंग द इन द एक्सिस बैंक एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन मैक्स लाइफ। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें, इस मैक्स लाइफ होल्डिंग कंपनी है, जिसमें से क्या है लगभग 13% स्टॉक जो है वो किसका हो चुका है, वो एक्सिस एंटिटीज का हो चुका है या एक्सिस बैंक का हो चुका है। तो हम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है। अब से ये बात समझ में आ गई होगी। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बैंक है भाई, फर्स्ट प्राइवेट बैंक है। सन 1994 के अंदर इसने अपना क्या है ब्रांच शुरू कर दी थी, इसको लाइसेंस प्राप्त हुआ था फर्स्ट प्राइवेट बैंक का। तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आती है कि 10,000 करोड़ स्पेशल रीफाइनेंस। ये सेम न्यूज है जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि एनएचबी को क्या है कि आरबीआई ने जो 10,000 करोड़ रुपए दिए थे उसके बारे में बताया गया। तो इसके एक बार आप लोग रीड आउट करोगे किस लिए रीफाइनेंस, स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। जैसा आपको बताया गया कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करता है, रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या है, रीफाइनेंस फैसिलिटी के तहत 10,000 करोड़ रुपए जो है इसको दिए गए हैं, जिसे हमारे सामने लिखा हुआ है हैज बीन लॉन्च बाय द एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक ने। जो 10,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने दिए थे वही इसने क्या है रीफाइनेंस फैसिलिटी में डाल दिए हैं, ताकि क्या है लोग इसका फायदा उठा पाए। एसआरएफ 2021 हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फॉर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एंड अनदर एलिजिबल पीएलआई, यानी कि ऐसे लोग जो क्या है प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो ये करेगा। अब से ये बात समझ में आ गई होगी। इन अगस्त 2020 रीफाइनेंस सपोर्ट दिया था, तब भी 14,000 करोड़ रुपीस का, और अभी अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ का और दिया गया है। ठीक है, तो ये हर तरीके से अगर देखें तो एनएचबी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है लोगों को, ताकि क्या है पीएलआई को या फिर रिफाइनेंस एजेंसीज जो है, कंपनियां जो है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो है उनको फंड प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि क्या है लोग इसका फायदा उठाए। होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये रही गाजियाबाद नगर निगम, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन इसका आएगा, वही ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता होता है। ठीक, और देखो मैंने जो न्यूज उठाई है बैंकिंग की, वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, वही मैं उठा के आप लोगों को करवाता होता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें इस चीज का भी, हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, बहुत अच्छी चीजें हैं, जो आपके काम की चीजें वही मैं करवा रहा हूँ, और एग्जाम के अंदर वही आप लोगों से पूछी भी जाने वाली है। यानी कि आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें से 3 से 4 या 5 मार्क्स का तो 100% आने वाला है एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है ज्यादा ही आ जाए, लेकिन 5% तो 100% है। गाजियाबाद नगर निगम इशू इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। ध्यान दीजिए, इंडिया के अंदर ग्रीन बॉन्ड जो है वो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में बात करें किसने लागू किया था, तो देखो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था 2007 में, जो हमारे पास यहां लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन अगर इंडिया के अंदर बैंक की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले किसने किया था, तो एक्सिस बैंक ने किया था, याद रखना भाई 2000। ठीक है, एक्सिस बैंक ने किया था। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात आए तो फिर आप लोग क्या लिखोगे, गाजियाबाद लिखोगे। बात समझ में आ गई, तो फिर क्या लिखोगे, गाजियाबाद लिखोगे, अन्यथा एक्सिस बैंक लिखोगे। ठीक है, देखो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड हैज बीन सक्सेसफुली रेज्ड एंड लिस्टेड बाय गाजियाबाद नगर निगम लिमिटेड द्वारा क्या है ये इशू कर दिया गया है। गाजियाबाद नगर निगम 150 करोड़ का इशू ने तो टोटल क्या है ये ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किए, याद रखना है। ठीक है, किसके लिए, तो देखो वहां पर वाटर सप्लाई है या और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको क्या है अगर देखें तो अलग अलग तरीके से क्या है डेवलपमेंट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। अहमदाबाद, सूरत, विशाखापट्टनम, अमरावती, इंदौर, भोपाल, पुणे, हैदराबाद एंड लखनऊ आर 9 cities दैट हैव अर्लियर इशूड म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड तो ऑलरेडी इन्होंने कर रखा है, लेकिन ग्रीन बॉन्ड जो है वो सबसे पहले किसने, गाजियाबाद नगर निगम ने लागू किया। इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, हालांकि म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो पहले और भी 9 सिटी है जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, तो वो तो अपने लिए ली, लेकिन ग्रीन बॉन्ड किसने किया वो याद रखना है, गाजियाबाद। ग्रीन बॉन्ड आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ऑफ फंड टू फंड इन्वायरमेंट रिलेटेड एंड क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट, यानी कि जो इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को आमंत्रित करते होते हैं, जिनमें ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाता है, और वो ग्रीन बॉन्ड जो है वो लोगों के द्वारा खरीदे जाते होते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इंडिया का पहला नगर निगम कौन सा बना है, तो गाजियाबाद बना है, याद रखना है। पहला बैंक कौन सा था, तो वो था एक्सिस बैंक। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है।
होप सो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। क्लियर। चलिए अब देखते हैं लास्ट न्यूज। ठीक है, सॉरी लास्ट, हाँ कंप्लीट होगी, लास्ट कंप्लीट हो गई है, यही थी। तो यहां तक होप सो आपको सारी बातें जो है सो समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हम कौन सा पढ़ रहे थे, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे थे, अप्रैल मंथ का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, होप सो कंप्लीट अच्छे तरीके से सभी को समझ में आई है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या है अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, और देखो जो भी यानी कि बैंकिंग एकेडमी आपको यूट्यूब के ऊपर रेगुलर जो है करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करवा रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ में बैंकिंग की क्लास होती है, तो वो उसकी आप क्या है फायदा उठा सकते हो। अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहता हो तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाके वहां से क्या है कोर्स परचेज कर सकते हो, और या फिर हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है जो यहाँ पर दिए गए हैं इस पे कॉल करके क्या है आप कोर्स परचेज कर सकते हो। एसबीआई के लिए स्पेशल जो है वो बैच हाल ही में प्रारंभ हुआ है, उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हो। और देखो हर साल बैंकिंग अकेडमी आपको मालूम है बहुत सारे सिलेक्शन प्रोवाइड करवाती होती है, हो सकता है आपका भी उसमें एक नाम हो। तो होप सो आपको जितनी मैंने इंफॉर्मेशन बताई है पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। रोजाना लाइव लेक्चर रहते हैं इसके ऊपर करंट अफेयर के 1-1:30 बजे के करीब। ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हो, वीरेंद्र सर आपको अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्या है इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।